हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे ये न्यूज़ सुनी होगी। जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, तो इन्होंने बोला है कि पूरी दुनिया को इंडिया को थैंक यू बोलना चाहिए। और इसके पीछे यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। आप इस आर्टिकल में भी यहाँ पे देख सकते हो। ये बोल रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर थैंक यू। ठीक है, जितने भी यहाँ पे वर्ल्ड है उन सबसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंडिया वेट कर रहा है कि आप थैंक यू बोलो इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने मैनेज किया यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर हम इसमें बात करते हैं ना इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन में जैसे आपको पता होगा कि यूरोप में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा था। पर अभी हमें देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जैसे अगर आप यहाँ आर्टिकल में देखो 4.2 अभी अक्टूबर में चल रहा है। ठीक है, अक्टूबर में जब ये निकाला था तो 4.2 था। वहीं पे सितंबर में 4.5 था, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे गिर रहा है। और जिसकी वजह से यहाँ पे एस जयशंकर ने बोला है कि इंडिया ने यहाँ पे मैनेज किया ग्लोबल इन्फ्लेशन, और जिसकी वजह से इंडिया को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहिए पूरे वर्ल्ड को। तो इस वीडियो हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप यहाँ पे जानोगे कि इंडिया ने कैसे पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल इन्फ्लेशन कंट्रोल में किया है। ठीक है, इंडिया में कितना इन्फ्लेशन है और इंडिया इसको कैसे काउंटर कर रहा है। और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम पे कंट्रीज में क्या इन्फ्लेशन है और पहले क्या था। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे एक सर्वे होता है जिसका नाम है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स। तो आपको ये बताना है कि ये सर्वे कौन सा इंस्टीट्यूशन करवाता है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है: आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। जिसका सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड में हम लोग इस टॉपिक पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली होता है कि आप जैसे मान के चलो, आप कोई भी आज सामान खरीद रहे हो वो 10 रुपए का है, और आप अगर कल खरीदते हो वो 50 रुपए का हो जाता है। तो जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ये प्राइस, इसी को हम लोग इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं वो आगे जाके यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो जाता है उन सब गुड्स और सर्विसेज का। और इसको हम लोग मेजर करते हैं सीपीआई से। तो बेसिकली यहाँ पे सीपीआई क्या होता है? सीपीआई होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, अंदर वाला पार्ट जो आप ये देख रहे हो ये सीपीआई है, और ये बाहर वाला हमारा है पीसीई। पीसीई बेसिकली होता है हमारा पर्सनल एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अगर हम दोनों का यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो डिफरेंशिएट में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि पीसीई में बेसिकली वो सारी चीज़ें आती है। जैसे आप मान के चलो यहाँ पे जैसे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस आ गए। ठीक है, अगर उन्होंने कोई यहाँ पे मेडिकेयर यहाँ पे बोल लो या फिर मेडी कैंप लगा रखा है, वो सारी चीज़ें आ गई। साथ ही साथ अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हो, उन्होंने एक इंश्योरेंस ले रखा होगा आपके लिए, तो वो पीसीई में काउंट होता है। पर अगर हम सीपीआई की बात करते हैं तो सीपीआई वो सब चीज़ें, अगर हम मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो आप यहाँ पे जो भी आप चीज़ें खरीद रहे हो, मेडिकल जो आप इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो अपनी जेब से अपने पैसे खर्च करके, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सीपीआई में आती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे पीसीई और सीपीआई का। तो यहाँ पे जैसे जो जो आप चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो ना, तो इन सब पे आप स्पेंड कर रहे हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू सीपीआई निकलता है और इसी से सीपीआई से हम लोग फिर आगे इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं। और वो सीपीआई निकालने के बाद हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस कंट्री में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। इसकी हेल्प से हम लोग कंपेयर कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इन्फ्लेशन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं द साइलेंट किलर। क्योंकि आप अगर मान के चलो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि 1984 में 1 लाख रुपए जो थे, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, पर वही सेम 1 लाख रुपए अभी प्रेजेंट टाइम में 2021 में जब टाइम था, तो वो 1 लाख रुपए 5,100 ही रुपए हुए। ठीक है, अगर मान के चलो आप यहाँ पे सेव कर रहे थे 1984 में, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े थे, और अगर आपने वो सेम अभी तक बैंक अकाउंट में ही रखे थे 2021 तक, तो उसकी जो वैल्यू है ना वो 5,100 रुपये के बराबर है। क्योंकि आप उस उन रुपए से अब उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाओगे जितनी आप 1984 में खरीद पा रहे थे। तो इसी चीज़ को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप सेम चीज़ फिक्स डिपॉजिट कर लो या कुछ भी कर लो, आपका अमाउंट जो है वो गिरता रहेगा अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे एस जयशंकर ने बोला है कि यहाँ पे वर्ल्ड को थैंक करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि उन्होंने ग्लोबल इन्फ्लेशन पे यहाँ पे बहुत काम किया और वहाँ पे हाई जाने नहीं दिया। जो जितना पहले हाई जा रहा था अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नाउ जब हम यहाँ पे बात करें इन्फ्लेशन की, तो हमें पाकिस्तान के बारे में भी बात करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन सितंबर 2023 तक 31.4% तक आ चुका है। और इसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे सिलेंडर के प्राइसेस है, गैस सिलेंडर के पाकिस्तान में, वो 3,000 रुपये से ऊपर पहुँच चुके हैं। और साथ ही साथ आटे की कॉस्ट यहाँ पे बताई जा रही है कि 4,000 से 4,500 रुपये के बीच में है पर केजी में, जो कि इंडिया में 18 से 30 रुपये पर केजी मिलता है। तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो कि इन्फ्लेशन की वजह से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सीपीआई इन्फ्लेशन, ठीक है, तो ये अगस्त 2023 तक का रिकॉर्ड है।
तो इस केस में आप यहाँ पे देखोगे लास्ट के 3 कंट्रीज़ जो हैं टर्की, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। और यूके यहाँ पे ये अगस्त तक है 6.7। अभी हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कम हुआ है यहाँ पे इन्फ्लेशन। तो आप यहाँ पे जो टर्की की हालत देख रहे हो, इसी स्पीड में अगर टर्की चलता रहता है तो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि ये बहुत जल्दी यहाँ पे गरीब कंट्री हो सकता है। जो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है एक इंसान की, वो भी बहुत ज़्यादा गिर सकती है, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और एक छोटी सी गलती और इनकी यहाँ पे आप समझ सकते हो इनकी इकोनॉमी को बहुत बुरा यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकती है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूके की, तो बेसिकली जो अभी ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है यहाँ पे डिस्कस हो रहा है क्योंकि यूके ने अभी एक रिपोर्ट निकाली थी जिन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि अक्टूबर में इनका जो इन्फ्लेशन है 4.6% तक आ चुका है, जो इनका 6.7% था सितंबर तक। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। और सिर्फ यहाँ पे यूके का ही ये सिर्फ गिरा नहीं है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूएसए में भी, तो यूएसए का भी यहाँ पे इन्फ्लेशन 3.2% तक आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो गिर रहे हैं और साथ ही साथ जो हाउसिंग कॉस्ट है वो भी कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन भी कम होता जा रहा है यहाँ पे। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं यूरो जोन की, तो यूरो जोन अभी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस जोन में भी यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 3% का बताया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूरो जोन की, तो आप जितने भी यहाँ पे ब्लू कंट्रीज देख रहे हो ना, ये सब पार्ट है यूरो जोन की। तो बेसिकली यूरो जोन क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज आती है और जो यूरो को अडॉप्ट कर चुके हैं, मतलब यूरो उनकी करेंसी है, तो वो सारी कंट्रीज यहाँ पे यूरो जोन में आती हैं। तो आप जो भी यहाँ पे कंट्रीज देख रहे हो ना, ये सब की करेंसी यूरो है। आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ये सब जितनी भी आप येलो कंट्रीज यहाँ पे ब्लू में देख रहे हो, तो इन सब की जो करेंसी है वो ये यहाँ पे यूरो है, और इसलिए इसको हम लोग यूरो जोन बोलते हैं। और इसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे वेन डायग्राम भी देख सकते हो। तो आपको जैसे पता होगा कि एक शेंगेन एरिया होता है, ठीक है, शेंगेन वीज़ा से आप ये पर्टिकुलर कंट्री जो भी इस बॉक्स के अंदर आपको दिख रही हैं, ये रेड वाले के अंदर, तो आप एक ही वीज़ा से ये सारी कंट्रीज घूम सकते हो। ठीक है, तो इसी के अंदर ही आपको मिलेगा यूरो जोन। तो इसमें आपको जो जो कंट्रीज दिख रही है ना, ये सब यूरो एक्सेप्ट करती हैं, मतलब इनकी यूरो ही करेंसी है, आप ऐसा समझ सकते हो। इसलिए ये यूरो जोन में लाई करती है और ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है ही। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रीज़न की, तो यहाँ पे क्यों इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा ऊपर चला गया था, तो इसका सबसे फर्स्ट रीज़न यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। और दूसरा हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हुई थी उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, और साथ ही साथ वीट के जो प्राइसेस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला था वेस्ट में। और जितनी भी यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स थी, उन सब ने इंटरेस्ट हाई कर दिए थे ताकि वो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर पाएँ, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। पर करंट सिचुएशन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेप उठाया था वो उस कंडीशन के हिसाब से अभी तक सही बैठ रहा है। नाउ जब एस जयशंकर सर ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोली कि वर्ल्ड को यहाँ पे थैंक करना चाहिए इंडिया को, तो यहाँ पे वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे ऑयल परचेज किया था रशिया से सैंक्शंस के बाद भी, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला है कि ऑयल के प्राइसेस स्टेबल रहे थे। अगर यहाँ पे इंडिया ऑयल परचेज नहीं करता, तो उसके बाद हमें देखने को मिलता कि यहाँ पे जो प्राइसेस थे ऑयल के वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाते, क्योंकि मैंने जैसा आपको दिखाया था कि यहाँ पे 3.2% जो अभी यूएसए का इन्फ्लेशन पहुंचा है, उसमें सबसे बड़ा रीज़न भी यहाँ पे फ्यूल प्राइसेस जो यहाँ पे ड्रॉप हुए उनका है। तो इसकी वजह से जो इन्होंने यहाँ पे प्राइस जो स्टेबल हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे रशिया से ऑयल परचेज किया है। और आपको पता ही है कि इंडिया जो है यूएसए को जो ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे सप्लाई करता है। तो जिसकी वजह से हमें ये भी देखने को मिला कि इनके यहाँ पे इन्फ्लेशन में भी यहाँ पे चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा गिरा है ये। और यहाँ पे एक रीज़न जो सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ पे मान के चलते हैं, अगर यहाँ पे इंडिया ये ऑयल परचेज नहीं करता रशिया से, तो हमारे पास कुछ ही सप्लायर्स होते पूरे वर्ल्ड में, और पूरा वर्ल्ड उन्हीं सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड रहता, चाहे वो इंडिया हो, यूरोप हो, वेस्ट की कोई कंट्री हो, साउथ एशिया हो, ठीक है, कोई भी कंट्री हो, उनके ऊपर ही डिपेंड रहता। जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हमें इंक्रीज़ कराना पड़ता उस कंट्री को, और साथ ही साथ डिमांड क्योंकि बहुत ज़्यादा होती, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होता। क्योंकि अगर आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व, तो जितना ज़्यादा डिमांड होता है उतना ज़्यादा सप्लाई कम होता है, जिसकी वजह से प्राइसेस हाई जाते हैं। तो इसकी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेबल प्राइसेस हमें देखने को मिल रहा है ऑयल के, क्योंकि इंडिया ने ये परचेज़ किया था यहाँ पे रशिया से। और जैसा आपको पता होगा कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कंज्यूमर है आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो सीधी सी बात थी, अगर हम लोग रशिया से ऑयल नहीं लेते और उन सप्लायर से ऑयल लेते जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, तो हमें ज़्यादा ऑयल वैसे भी चाहिए होता है। तो क्योंकि हम वैसे ही थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, तो ऑटोमेटिकली हमें ज़्यादा प्राइस में हमें ये खरीदना पड़ता, और जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि इसके प्राइस और भी ज़्यादा हाई होते उस टाइम पे, जो हमने यहाँ पे रशिया से ऑयल खरीदा है यहाँ पे, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे।
उससे हमें कई गुना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस देना पड़ता, और जिसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलता कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में भी। ना वापस आते अपने क्वेश्चन की तरफ, तो मैंने आपसे पूछा था कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स कौन सा इंस्टीट्यूशन कंडक्ट कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। तो बेसिकली यहाँ पे ये सर्वे में क्या यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इन्होंने ना एक कुछ कंट्रीज़ का यहाँ पे सेट ऑफ डेटा ले रखा है, जहाँ पे इन्होंने लोगों से पूछा है कि उनके करंट और यहाँ पे प्रीवियस स्पेंडिंग के ऊपर कि आपके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में क्या फूड के, हाउस के, क्लोथ्स के या फिर कोई भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के, ऐसे इन सब चीज़ों के यहाँ पे प्राइसेस आपके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन क्या रहेगा। तो इस सर्वे से हम ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आरबीआई ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट करता है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।